से बाजार पर। और ऑब्वियसली फेस्टिव डिमांड के बारे में ही चर्चा हम शुरू करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रही है और ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा है। आपने कैसा देखा सर? यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है इस समय। और अगर हम डिमांड साइड की बात करें, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जिसका जो मेयार होता है वो होता है द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज बुकिंग्स एंड इंक्वायरीज। तो बुकिंग और इंक्वायरीज काफी स्ट्रांग है। और लेकिन अगर आप ने गौर किया होगा, पिछले 10-12 महीने में सप्लाई के रिलेटेड दिक्कतें आई हैं सेमीकंडक्टर के चलते। और यही वजह है कि गाड़ियों की वेटिंग कुछ मॉडल की स्पेसिफिकली ज्यादा हो गई है और पेंडिंग बुकिंग्स बढ़ गई हैं। तो पेंडिंग बुकिंग इस समय इंडस्ट्री में लगभग 8 से 8.5 लाख के दरमियान है। और मारुति सुजुकी की खुद की बुकिंग्स जो पेंडिंग है वो 4,45,000। अच्छा सर, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, हम सब मानते हैं, लेकिन हमारे जो वैरायटीज़ हैं, मॉडल्स जो हैं वो भी अब बढ़ते जा रहे हैं कार के। तो कैसे हम सर फुलफ़िल करने के प्लान्स बना रहे हैं? बिकॉज एक्सपेंशन की बातें ऑलरेडी हैं, ईवी को लेकर गुजरात में भी प्लान बना रहे हैं। तो कोई नए लाइंस वगैरह की योजनाएं कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? उसके लिए तो सेमीकंडक्टर्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जेनरिक, जो कि किसी भी गाड़ी में लग सकता है, और एक होता है स्पेसिफिक टू ए मॉडल। तो अभी सेमीकंडक्टर की स्थिति सप्लाई की तो बेहतर हुई है, और यही वजह है कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2-3 तिमाही में अच्छा सेल हुआ है इंडस्ट्री में। जनवरी फरवरी मार्च में 9,20,000 थी तिमाही में, 9,20,000 के 22,000 के करीब गाड़ियां बिकी हैं। और अप्रैल मई जून में 9,10,000, और ये ऐसा लग रहा है, हमें इम्कान है कि जुलाई अगस्त सितंबर में ये आंकड़ा 10 लाख को पार करेगा। तो बड़ा अच्छा, और ये पहली बार होगा तारीख में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की कि 10 लाख का पारा, 10 लाख का जो आंकड़ा है वो एक तिमाही में पार हो। तो सप्लाई तो बेहतर हो रही है, लेकिन क्या है कि कुछ मॉडल्स में जहां पे सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से नहीं है, तो उधर वेटिंग पीरियड बढ़ गया, और लिहाजा यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में इतनी पेंडिंग बुकिंग्स हैं। कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जहां पे सप्लाई अच्छी है, और जैसे कि हमारी सेलेरियो है, एस्प्रेसो है, ऑल्टो है, वैगनार है, वहां पे उतनी वेटिंग नहीं है। और यही वजह है कि इनके वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। इनफैक्ट ऑल्टो इस महीने मेरे ख्याल में इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी होगी। अच्छा सर, इसके अलावा वो जो कैफ़े नॉर्म्स हैं उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, एवरेज को लेकर, फ्यूल एफिशिएंसी बेसिकली जो होती है उसको लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कैसे इसको प्रोसेस कर रहे हैं सर? नहीं, कैफे के नॉर्म्स तो डिफाइन किए हैं। आपको याद होगा कि यूरो 4 टू यूरो 6 का एमिशन 2020 अप्रैल में हुआ। और जो कैफे 2 के नॉर्म्स हैं वो अब आ चुके हैं, और आरडी के जो नॉर्म्स हैं वो 2023 में आ जाएंगे। तो एक पहले से अनाउंस पॉलिसी है, उसके हिसाब से ही इंडस्ट्री काम कर रही है। और ये काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आते जा रहे हैं कैफे के। और हमें 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 उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरी इंडस्ट्री फ्यूल एफिशिएंट सी बढ़ा के, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा के ये कैफे नॉर्म्स को पूरा करेगी, जो हमारी सरकार चाहती है। ठीक है सर। अच्छा, अब विदेश में जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे मार्केट्स जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल सिनेरियो सब जगह थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। भारत की बात अलग है यहाँ पर, लेकिन बाकी मार्केट्स में कैसा सिनेरियो आप देख रहे हैं और किस प्रकार का एक्सपोर्ट अभी हमारा चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट की सिचुएशन एक्सपोर्ट्स के मुतालिक अच्छी है। पिछले साल, गुज़िश्ता साल में आपने आपने आपको शायद इतला हो कि मारुति सुजुकी ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी बनी थी। तो हमने 2,38,000 गाड़ी एक्सपोर्ट की थी, और मुझे लग रहा है कि ये साल जो जिस तरह से अभी तक प्रोग्रेस हुई है, तो मुझे लगता है कि इस साल भी 2,40,000 का आंकड़ा पार होना चाहिए।
इससे ये पता चलता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड मारुति सुजुकी प्रोडक्ट्स के लिए अभी भी स्ट्रांग है, और वो मेरे ख्याल में इस वजह से भी है क्योंकि जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, लैटिन अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, वहां पे अभी उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली है, जो उस तरह का मंजर जो है हमने यूरोप और अमेरिका और बाकी देशों में जो इफरात ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है उसके मतलब जो काफी डिबेट चल रहा है, वो अभी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में शायद पूरी तरह वो मुल्क इससे मुतासिर नहीं हुए हैं। तो एक्सपोर्ट इस लिहाज से हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। डेफिनेटली, तो अच्छा सिनेरियो यहाँ पर अभी भी रहेगा। इसके अलावा सर, ये जो हमारा नया मॉडल है ग्रैंड विटारा, उसके प्राइसिंग को लेकर थोड़ी सी चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि उसकी प्राइसिंग टोयोटा का जो हाई राइडर है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है इसकी प्राइसिंग को लेकर सर? जी देखिए, अब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एसयूवी का जो सेगमेंट है तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है, जो मिड एसयूवी सेगमेंट है, करीब मार्केट का 18% हिस्सा इसका है। पिछले साल जो है 5.5 लाख गाड़ियां इस सेगमेंट में बिकी थी। तो इस सेगमेंट में हिस्सेदारी मारुति सुजुकी के लिए बहुत जरूरी है, वो अगर हमारे को जो हमारा हदफ है 50% मार्केट शेयर का उसको पाने के लिए। तो इसी वजह से हमने ग्रैंड विटारा उतारी है। और ग्रैंड विटारा की जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, वो एक चूंकि ग्रैंड विटारा की कई सारे वेरिएंट हैं, एक माइल्ड हाइब्रिड का वेरिएंट है और एक इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंट जो स्ट्रांग हाइब्रिड है उसका वेरिएंट है। तो ये प्राइसेस एक्चुअली शुरू होती हैं 10,45,000 से और जाती हैं 19.5 लाख तक, और 19,60,000 के लगभग। और जहां तक आपने हाई राइडर की बात करी, एक्चुअली हमारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ हाई राइडर से ही नहीं है, वो हमारा कंपटीशन सेल्टॉस, क्रेटा और टाइगन और हैरियर और हेक्टर, इन सारी गाड़ियों से है। तो अगर आप उससे कंपेयर करें हमारे स्पेक लेवल और हमारी प्राइसिंग, इवन अगर हाई राइडर से आप कंपेयर करें, जो माइल्ड हाइब्रिड की प्राइस है वो हमारी बेहतर है और ज्यादा वैल्यू देती है कस्टमर को। अब दूसरी जो आप बता रहे हैं हाई राइडर की, जो स्ट्रांग हाइब्रिड है, जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक है, उसमें प्राइसिंग हमारी 50,000 रुपए ज्यादा है। शायद आप उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस वाले सेक्टर में भी स्ट्रांग में हमारा एक इंट्रोडक्टरी पैकेज है, एक्सटेंडेड वारंटी का 5 साल 1 लाख किलोमीटर का, और एक एक्सेसरी पैकेज है जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए है। तो अगर आप उसको इंक्लूड करें तो हमारी प्राइसेस हाई राइडर के जो टॉप वेरिएंट्स हैं, जो स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं, उससे भी हमारी वैल्यू ज्यादा है। तो चाहे लोअर एंड पे लें या अपर एंड पे लें, मारुति ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग बहुत ही स्ट्रांग है, और हमने सारी ही गाड़ियों को मद्देनजर रखा है जब हमने इस प्राइसिंग को का ऐलान किया है। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया। तो अब एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा मार्जिन्स पे, बिकॉज मेटल प्राइसेस हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटाइल है, कमोडिटी प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी सी कमी आने लगी है। सो एक ब्रीदिंग स्पेस हमारे पास रहेगा मार्जिन्स जब हम देखें मेंटेन करने के लिए, क्योंकि प्राइस हाइक्स हमने ऑलरेडी किए थे और अब मेटल प्राइसेस कम हो रहे हैं। इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? एक कुशन जो है हमारे पास, उसको कैसे देखेंगे आप? जी देखिए, जो प्राइसेस आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। जब हमारा सेक्टर है ऑटो का, उसमें जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ओईएम्स का, उसमें करीब 75 से 80% जो है मटेरियल कॉस्ट का होता है, और मटेरियल कॉस्ट का सीधा असर जो है प्राइस पे होता है और प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। कमोडिटी प्राइसेस पिछले 2 साल में बहुत तेजी से बढ़े हैं, हमने प्राइसेस भी बढ़ाई हैं, लेकिन उस कदर प्राइस नहीं बढ़ाई है जिस कदर जो है कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं। लिहाजा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जो कि अब सॉफ्टनिंग हो रही है मटेरियल की, चाहे वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, प्लास्टिक्स हो, रोडियम, पैलेडियम हो, एक्सेट्रा, तो निश्चित तौर से कॉस्ट में उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, कॉस्ट थोड़ी कम होगी और लिहाजा प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी। लेकिन ये कहना कि ये 2 साल के पहले जो प्रॉफिट है उससे बेहतर हो जाएगी, ये शायद इस समय कबले वक्त होगा। It may be before time that we are making this speculation.